हाँ, हम बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स की। और केमिकल काइनेटिक्स में हमने देखा था कि ताक्षणिक वेग क्या है, औसत वेग क्या है। आज हम अध्ययन करेंगे जो अभिक्रिया का वेग है उसको हम किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो अभिक्रिया के वेग को अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, ए रिएक्टेंट है और ये जो ए रिएक्टेंट है वो रिएक्शन करके बनाता है प्रोडक्ट बी। अब इस अभिक्रिया के लिए हम रेट लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू माइनस डी ए की कंसंट्रेशन बाय डी टी, या हम कह सकते हैं प्लस डी बी की कंसंट्रेशन बाय डी टी। कहने का मतलब कि हम जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक के सापेक्ष भी लिख सकते हैं और उत्पाद के सापेक्ष भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा अभिक्रिया के वेग को अभिकारक के सापेक्ष, और जब अभिकारक के सापेक्ष लिखते हैं तो हम यहाँ हमने माइनस साइन का यूज किया क्योंकि समय के साथ जो होता है वो अभिकारक की सांद्रता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। दूसरा अपन ने ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखा विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट बी, और विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट जो बी लिखा है उसमें हम देख रहे हैं हमने प्लस साइन का यूज किया है, और प्लस साइन ये बताता है कि जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती जाती प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बढ़ती जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम दोनों के सापेक्ष लिख सकते हैं, अभिक्रिया के अभिकारक के सापेक्ष भी और उत्पाद के सापेक्ष भी। एक इसी रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका अपन के पास ये भी है। यहाँ अपन लिखा है वही माइनस डी सी ए, यहाँ अपन ने स्क्वायर ब्रैकेट किया था ऊपर, जबकि इस स्क्वायर ब्रैकेट की जगह आप कंसंट्रेशन टर्म को भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। इसी तरह मैंने इस कंसंट्रेशन ऑफ बी जो अपन ने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया, यहाँ इसकी जगह इसका कंसंट्रेशन का सिंबल सी यूज किया है। तो इस तरह से हम किसी भी अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, अभिकारक के सापेक्ष भी और उत्पाद के सापेक्ष भी। अब जैसे ये अपने पास एक और एग्जाम्पल है, ए है जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट के 2 मोल्स देता है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ अभिकारक के साथ सबसे पहले, तो अभिकारक के सापेक्ष अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे समय में होने वाला परिवर्तन, माइनस साइन यूज होगा जो कि अभिकारक अपन यूज कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन में। इसी रेट को बी के सापेक्ष भी लिखा जाए तो बी के सापेक्ष कैसे लिखा जाएगा कि साहब बी की कंसंट्रेशन में चेंज अपन समय में चेंज लिख सकते हैं अपन, और इसके आगे जो मोल्स है इससे अपन ने इसको क्या किया, रेट को डिवाइड किया है। 2 मोल बने इसलिए 1/2। तो एक जनरलाइजेशन अपने पास है कि यदि अभिक्रिया में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक हो तो वेग लिखते समय स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक अपन क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। जैसे कोई रिएक्शन अपने पास, ये रिएक्शन हो रही है, इसमें ए के N1 मोल बी के N2 मोल से रिएक्शन करते हैं, और प्रोडक्ट जो सी बनता है उसके M1 मोल बनते हैं, जबकि जो प्रोडक्ट बनता है उसके M3 मोल अपने पास बनते हैं। तो बात करें अपन इसका रेट ऑफ रिएक्शन इन क्रियाकारक के सापेक्ष लिख सकते हैं या फिर उत्पाद के सापेक्ष भी अपन लिख सकते हैं। तो लिखा अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ ए है तो ए की कंसंट्रेशन में चेंज अपन समय में चेंज लिख दिया अपन ने, और यहाँ जो मोल है उससे अपन ने इसको क्या कर दिया 1/N1, ठीक है, डिवाइड कर दिया। यानी कि ये स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक या N1, तो N1 से अपन ने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, N1 का अपन ने इसमें भाग दे दिया। इसी प्रकार अपने पास ये है बी के सापेक्ष लिखना चाहते हैं तो बी के सापेक्ष रेट हो गया अपने पास बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय की परिवर्तन, और यहाँ जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो क्या है N2, तो N2 से अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये तीसरा अपन देख रहे हैं कि प्रोडक्ट सी है, इस प्रोडक्ट के सापेक्ष में अपन ने रेट लिखा, रेट लिख दिया अपन ने सी की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक यहाँ क्या है M1, तो अपन ने इसको M1 से डिवाइड कर दिया। एक और लास्ट अपने पास प्रोडक्ट था, इसके सापेक्ष भी अपन रेट को लिख सकते हैं डी, तो डी की कंसंट्रेशन में चेंज
और समय में चेंज लिख दिया अपन ने, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है m2 और m2 से अपन ने इसको डिवाइड कर दिया रेट को। तो ये अपने पास अभिक्रिया के रेट लिखने का तरीके हैं, जो अभिकारक के साथ भी लिखा जा सकता है, उत्पाद के सापेक्ष भी लिखा जा सकता है, और स्टोइकियोमेट्रिक जो गुणांक आता है उस स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का अपन इसमें भाग दे देते हैं। इस रेट का एक खास बात और है कि जैसे अपन बात कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन है, तो अपन ने जब इस अभिकारक के सापेक्ष लिखा रेट, तो अपन इसको यूँ भी कह सकते हैं कि साहब एक के विलुप्त होने की दर, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, चेंज होगी, कम होती जाएगी और विलुप्त होता जाएगा, तो एक के विलुप्त होने की दर, इसको अपन कहेंगे बी के बनने की दर, क्योंकि बी बन रहा है तो ये बनने की दर हो गई। तो इसी तरह अपन ने यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था, इस रिएक्शन के लिए इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं कि साहब ये जो अपने पास है, ये स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को छोड़कर एक के लुप्त होने का वेग, जैसे पर बी के लिए लिखा है अपन ने बी के लुप्त होने का वेग, और सी और डी प्रोडक्ट है, तो सी के बारे में अपन ने लिखा है सी के बनने का वेग, और डी के बारे में लिखा है डी के बनने का वेग। दोनों अपने पास प्रोडक्ट, इसलिए दोनों बनेंगे, इसलिए बनने का वेग। तो ये तो हो गया अपने पास विलुप्त होने के वेग, और ये क्या होगा अपने पास बनने के वेग। इस तरह अपन अभिक्रिया के वेग को लिख सकते हैं। नेक्स्ट जैसे अपन कोई एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है जैसे कोई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो अभिक्रिया करते हैं वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लुप्त होने का वेग और अमोनिया के बनने का वेग लिखना है अपन को, और अभिक्रिया के वेग को भी अपन को व्यक्त करना है। तो अपन कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन सापेक्ष वेग लिख रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इसलिए नाइट्रोजन के लुप्त होने का वेग, तो नाइट्रोजन के लुप्त होने का वेग क्या होगा, नाइट्रोजन कंसंट्रेशन चेंज अपॉन समय में चेंज से अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। दूसरा अपने पास हाइड्रोजन के बनने का वेग, हाइड्रोजन के बनने का वेग क्या होगा, वही हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन चेंज और उसको डिवाइड कर दो समय चेंज से, तो अपने पास हाइड्रोजन के लुप्त होने का वेग आ जाएगा। तीसरा अमोनिया के सापेक्ष, अमोनिया के सापेक्ष प्रोडक्ट बन रहा है, तो अमोनिया के सापेक्ष तो अमोनिया की बनने का वेग निकाल सकते हैं। अमोनिया के जो बनने का वेग होगा वो अमोनिया कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन समय में जो चेंज होगा वो होगा। अब अभिक्रिया के वेग को अपन को लिखना है, नाइट्रोजन के सापेक्ष भी, हाइड्रोजन के सापेक्ष, अमोनिया के सापेक्ष, तीनों के सापेक्ष अपन लिख सकते हैं। तो नाइट्रोजन सापेक्ष अपन ने लिख दिया, ये वेग होगा। हाइड्रोजन के सापेक्ष लिखना है, तो हाइड्रोजन के सापेक्ष लिखने में अपन देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जो है 3 है, तो इस वेग को अपन ने किससे डिवाइड कर दिया, 3 से। इसी प्रकार अगर प्रोडक्ट है अपने पास, प्रोडक्ट है अपने पास अमोनिया, और अमोनिया के सापेक्ष भी अपन वेग लिखना चाहते हैं, तो अमोनिया में आपको स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक दिख रहे हैं 2, तो इस अमोनिया को क्या जो वेग है बनने का वेग, उसको अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह अपन नाइट्रोजन की लुप्त होने का वेग, हाइड्रोजन की लुप्त होने का वेग, NH3 बनने का अभिक्रिया वेग को अपन व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन एक अब क्वेश्चन की, जैसे A2 कोई अणु है, वो B2 अणु से रिएक्शन करके AB प्रोडक्ट बनाता है, 2 मोल्स उसके बनते हैं। तो उपरोक्त यदि क्रिया में यदि B2 के लुप्त होने का वेग 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट हो, तो AB के बनने का वेग ज्ञात कीजिए। तो इसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे इस अभिक्रिया के लिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके सापेक्ष भी लिख सकते हैं, इसके सापेक्ष भी लिख सकते हैं, इसके सापेक्ष भी लिख सकते हैं। तो इसके सापेक्ष लिखा मैंने वही A के विलुप्त होने का वेग, B के विलुप्त होने का वेग, या फिर अपन कह सकते हैं AB के बनने का वेग। अब चूँकि अपन ने कहा था कि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को, तो अभिक्रिया के वेग लिखते समय क्या कर देते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए अपन ने AB के जो प्रोडक्ट बने 2 बने, इसलिए 2 से इसको स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से इसको डिवाइड कर दिया। अब देख रहे हैं अपन कि इस इक्वेशन से अपने पास ये दोनों इक्वल है, ठीक है। B2 के विलुप्त होने का वेग और AB के बनने का वेग बराबर है, तो इसको अपन ने लिया इस रिलेशंस को, और इस रिलेशन में अपन को निकालना है AB के बनने का वेग। क्वेश्चन में दे रखा है कि तब A की B के बनने का वेग निकालो, तो AB के जो बनने का वेग है वो अपने पास हो जाएगा ये, और ये 2 डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पोर्शन से, और इस पोर्शन की वैल्यू अपने पास दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10⁻⁻5। तो अपने पास AB के जो बनने का वेग है वो आ जाएगा 2 × 10⁻⁻5। तो इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो ये
अपने पास अभिक्रिया के वेग हुआ और अभिक्रिया के वेग से अपन किसी भी रिएक्टेंट के बनने की दर या प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के विलुप्त होने की दर या प्रोडक्ट के बनने की दर को अपन आसानी से निकाल सकते हैं। एक जैसे अपन ने बात की अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग में अपन ने ताक्षणिक वेग भी पढ़ा था और औसत वेग भी पढ़ा था। ज़्यादातर जब अपन dc/dt का यूज करते हैं तो वो ताक्षणिक वेग में माना जाता है। अब चूँकि सांता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, यदि सांता में परिवर्तन dx हो और समय में परिवर्तन क्या हो dt हो, तो अभिक्रिया के वेग को अपन dx/dt से भी डिनोट कर सकते हैं। इसके भी द्वारा अपन इसको प्रदर्शित कर सकते हैं कि dx/dt जो होगा वो अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। इस तरह से अपन इसको बता सकते हैं।